चुनाव तेलंगाना में भी थे और बम्पर बहुमत मिला है वहां टीआरएस को। आइए देखते हैं टीआरएस की जश्न की तस्वीरें। केसीआर के चंद्रशेखर राव अगले मुख्यमंत्री होंगे, फिर से एक बार मुख्यमंत्री होंगे। अगले मुख्यमंत्री शब्द बोलना गलत होगा क्योंकि अभी भी वो मुख्यमंत्री है, आगे भी वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये तेलंगाना में टीआरएस के जश्न की तस्वीरें हैं। टीआरएस को बम्पर बहुमत मिला है, 91 सीट्स पर उनकी लीड है 119 में से। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा बहुमत है ये। भारतीय जनता पार्टी ने भी खाता खोला है, 2 सीटें उसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 2 सीटों पर आगे है। और ये अगर दिल्ली में छूटते तो बड़ा प्रदूषण हो जाता। पिछली बार से भी ज्यादा मिला है, पिछली बार से भी ज्यादा। सर, आपका प्रेडिक्शन लगभग यही था, इसके आसपास ही था। मैं यही कहा था कि टीआरएस विल हैव द वे और वो जीतेंगे भरपूर। और ये जो आदर्श दिखा रहा है वो 7 एमआईएम का ज्यादातर होगा, वो लोग भी जीते हैं। इसका मतलब टीआरएस अकबरुद्दीन ओवैसी तो जीत चुके हैं। हम 9:30 बजे ये खबर चला चुके हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपना चुनाव जीत चुके हैं। इसमें जो मार खाए हैं वो है टीडीपी, और टीडीपी के चक्कर में कांग्रेस भी गया। नहीं, अभी बीजेपी में हम राजनाथ सिंह को ये बोलते सुन रहे थे कि महागठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ है। तो क्या बीजेपी अपने नरेशन के अंदर या अपने नैरेटिव के अंदर ये चीज लाएगी कि देखिए महागठबंधन की कितनी बड़ी हार हुई है, इसलिए कोई महागठबंधन 2019 में सक्सेसफुल नहीं होने वाला? ये उसको आगे जाके हाईलाइट करने वाले जरूर हैं, इसकी इस्तेमाल करेंगे और उसको खूब एम्प्लीफाई करेंगे कि महागठबंधन ये तोहफा है। आपको क्या लगता है मनीष भाई, क्या बीजेपी इस नैरेटिव को लेकर आगे चलेगी, खासकर तेलंगाना को देखते हुए? जिस हिसाब से गृहमंत्री राजनाथ सिंह कह रहे थे दीपक भाई, ये साफ दिखता है 2 बार रिपीट किया, 2 बार उन्होंने और जोर देकर रिपीट किया। लेकिन अगर सदन के भीतर की बात करें तो प्रधानमंत्री सदन में जाते ही महागठबंधन के तमाम नेताओं से शिष्टाचार के तहत नमस्कार करते हैं और उसके मायने भी निकाले जाते हैं जो आमतौर पर नहीं करते। तो कुल मिला के राजनीति है और राजनीति असीम संभावनाओं का खेल होता है। राजनीति वाकई में असीम संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई ना परमानेंट दुश्मन होता है ना परमानेंट दोस्त होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हम आपको एक बार फिर से डाटा बता देते हैं। मध्य प्रदेश की सिचुएशन एक बार फिर से चेंज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अब 105 सीटों पर आगे है, कांग्रेस अब 114 सीटों पर आगे है, बहुमत से 2 कम है, अदर्स 11 पर आगे है। यहां पर जो है अदर्स और बीजेपी को अगर मैं मिला दूं तो 116 हो जाते हैं और 114 फिर बचते हैं कांग्रेस के पास। तो कई सारी असीम संभावनाओं का खेल मध्य प्रदेश में बचा हुआ है, लेकिन वहां पर कई राउंड की गिनती अभी बाकी है, इसलिए वहां का कहना अभी मुश्किल होगा। कहा जा सकता है तो छत्तीसगढ़ का कहा जा सकता है, तेलंगाना का कहा जा सकता है, मिजोरम का कहा जा सकता है, जहां एमएनएफ एक डिसिसिव मैंडेट लेकर खड़ी है। और राजस्थान में भी तस्वीर बदल रही है, लेकिन कांग्रेस एक एज पे है। कांग्रेस को 72 सीटें मिल रही, बीजेपी को 72 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 104 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अदर्स के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिख रही है। रेणु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए कि कांग्रेस का खेल क्या होगा 104 सीटों पर? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे, जिस तरह से उनको निर्दलीय को पटाकर एक मजबूत विपक्ष की सरकार चलानी होगी? गेम तो अशोक गहलोत का यही है कि 100 के जितने पास सीट का नंबर रहे उतना उनका दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाता है। पर राहुल गांधी अगर 3 स्टेट लेके आते हैं तो उनका जो कद है पार्टी में वो और मजबूत हो जाएगा और वो और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में रेजोल्यूशन से सब यही आएंगे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसीजन ले कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। राहुल गांधी अपना फ्यूचर जो रोड मैप है, जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाएंगे। आगे भी जाके आपको लीडरशिप बिल्ड करनी है, ना कि जो पुरानी डिस्क्रेडिटेड लीडरशिप है उसको ही आप आगे बढ़ाते रहेंगे। डिस्क्रेडिटेड क्यों बोल रहे? क्योंकि वो 96 से 21 पे लेके आए थे पार्टी को। पिछली बार वो जब मुख्यमंत्री बने थे 156 से लेके 53 पे लाए थे। वो कभी पार्टी को आगे नहीं ले गए। जब पार्टी आगे बढ़ गई तो वो मुख्यमंत्री बन गए, फिर वो नीचे ले आए। अब ये 5 साल मेहनत किसने की, आप बताइए मुझे। 5 साल में कितने चुनाव जीते, बाई इलेक्शन जीते, असेंबली जीता, पार्लियामेंट जीता, एक माहौल बनाया जीत का। सचिन पायलट ने, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, दिल्ली से दूर रहे क्योंकि पहले यहाँ यूनियन मिनिस्टर थे। कई यंग लीडर्स हैं, जब उनको ऑफर किया गया पीसीसी तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे ज्योतिरादित्य हैं, पहले मुझे याद है उनको ऑफर किया था, उन्होंने कहा मैं मंत्री भी रहूंगा और पीसीसी भी बनूंगा। तो ये अपना सब छोड़ के 5 साल से कर रहे हैं वहां मेहनत, तो क्रेडिट इनको जाना चाहिए कि नहीं? या आप दिल्ली में बैठ के कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं आईसीसी में और जब पार्टी जीत जाती है तो आप फिर चले जाते हैं। अब अगली बार कितना सीट आएगा?
तो ये जो एक पूरा माहौल बनाते हैं, क्योंकि लोगों ने सिर्फ अशोक गहलोत को ही देखा है वहां पर, वहां जो पीसीसी प्रेसिडेंट्स थे वो सब उनकी जेब में थे, बाकी लोग का कोई स्टैचर नहीं था, इसलिए लोग सोचते हैं कि अशोक गहलोत ही एक लीडर है। पर राहुल गांधी की आप सोच से जाएं तो राहुल गांधी को फ्यूचर में एक नई लीडरशिप बनानी पड़ेगी, हर स्टेट में बनाएंगे वो। कमलनाथ का डिसीजन पहले ही हो चुका था चुनाव से पहले, अगर पार्टी 116 पार करती है तो निश्चित तौर पे कमलनाथ बनेंगे। राजस्थान में एक ओपन एंडेड छोड़ दिया था, क्योंकि गहलोत का एक इन्फ्लुएंस है, एक सपोर्ट बेस है वर्कर्स में और बाकी लोगों में, क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा कोई रहा नहीं इसमें, सीनियर लीडर्स सब खत्म हो गए थे पार्टी में। तो इस चीज को लेके आप देखेंगे कि राहुल गांधी को अगर फ्यूचर का पॉलिटिक्स करना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है, तो उनको आगे नया लीडरशिप लाना पड़ेगा। ठीक है, सीधे चलते हैं संबित पात्रा के पास, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संबित जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस चुनाव में राहुल जीते और मोदी हारे हैं? देखिए दीपक जी, आपको नमस्कार, और बहुत दिनों बाद आपके साथ बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और जहां तक आपने सवाल पूछा कि क्या इस नहीं दीपक जी, आप बड़े भाई हैं और हम सबका ये फख्र का विषय है कि आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार के साथ कभी इस मौका साझा करने का अवसर मिलता है, ये छोटी बात नहीं है दीपक जी। मैं इतना कहना चाहूंगा दीपक जी कि देखिए, जहां तक आपका ये प्रश्न था कि क्या राहुल जीते और मोदी हारे, ये राहुल जीते मोदी हारे वाला प्रश्न तो 2012 से ही चले आ रहा है। 2012 में पहली बार जब मोदी जी गुजरात के लिए चुनाव लड़ रहे थे और अंतिम बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस समय भी ये सवाल था कि अब क्या मोदी जी जीत पाएंगे। 2013 में ये सवाल था कि क्या मोदी जी अब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे। 2014 में यह सवाल था कि क्या मोदी जी अब प्रधानमंत्री देश के बन पाएंगे। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब यह सवाल उठा कि अब महाराष्ट्र में क्या होगा, हरियाणा में क्या मोदी जी पास हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या मोदी जी पास हो जाएंगे, उत्तराखंड में क्या मोदी जी पास हो जाएंगे, त्रिपुरा क्या मोदी जी अब प्रधानमंत्री देश के बन पाएंगे। उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब ये सवाल उठा कि अब महाराष्ट्र में क्या होगा, हरियाणा में क्या मोदी जी पास हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में क्या मोदी जी पास हो जाएंगे, उत्तराखंड में क्या मोदी जी पास हो जाएंगे, त्रिपुरा में क्या मोदी जी पास होंगे। अरे उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, अब तो मोदी जी का बहुत बड़ा चुनावी परीक्षा है। इतने सारे चुनावी परीक्षा पास करने के बाद मुझे लगता है अब ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि क्या मोदी जी पास हो पाएंगे या नहीं, और 27 एग्जाम हारने के बाद यह प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि क्या राहुल गांधी जी अब पास हो पाएंगे या नहीं। ये राहुल जी और मोदी जी का विषय नहीं है। जहां तक 3 राज्य जो हिंदी हार्टलैंड के राज्य है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, देखिए तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2 राज्यों में 15 वर्ष की एंटी इनकम्बेंसी थी, और राजस्थान में एक विषय चलता है कि हर 5 वर्ष में सरकारें बदलती रहती है, और जो राजस्थान में हारता है वो बुरी तरह हारता है। 20 या 21 सीटें उसे मिलती है। इससे पहले कांग्रेस की भी वहां 21 सीटें थी, और जितने भी ओपिनियन पोल इससे पहले आए, भारतीय जनता पार्टी को 20, 21, 22, 25 सीटें ज्यादा से ज्यादा दिखाते थे। 20-22 सीटों से लेकर आज 80-90 सीटों तक का ये जो सफर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में तय किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अपने आप में दिखाता है कि हम संघर्षरत पार्टी है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है और छत्तीसगढ़ का सवाल है, 15 वर्ष के एंटी इनकम्बेंसी के बाद अभी भी मैं देख रहा हूं सुई कभी इधर सुई कभी उधर जा रही है मध्य प्रदेश में। थोड़ी देर और इंतजार करने की आवश्यकता है। हां, एंटी इनकम्बेंसी जरूर रही है स्टेट की पॉलिसीज की तरफ से, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होता ही है। 18 सीटों पर क्यों सिमट गए छत्तीसगढ़ में? आपको क्या रीजन लगता है? क्योंकि रमन सिंह तो एक बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या संगठन के लेवल पर कोई चूक हुई? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम सिमटे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई न कोई तो चूक हुई होगी, बिना चूक के तो हम सिमटेंगे नहीं। जरूर इस पर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण भी करेंगे, और इसमें कोई दो मत नहीं। आपने सही कहा कि रमन सिंह जी एक बहुत पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, और मैं तो कहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी रही है स्टेट की पॉलिसीज की तरफ 15 वर्ष। आप देखिए, जब एक छत्र मध्य प्रदेश था, जब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, यहां बड़े लोग बैठे हुए हैं, आप याद करिए छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा था वो भारतीय जनता पार्टी के तरीके का हिस्सा नहीं था, अर्थात भारतीय जनता पार्टी के वोट वहां ज्यादा नहीं थे। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से संगठन छत्तीसगढ़ में खड़ी हुई, और लगातार 3 वर्षों के बाद 2003 में जिस प्रकार हम योगी जी को वहां से अजीत जोगी जी को परास्त करके हमने वहां सरकार बनाया, वो अपने आप में दिखाता है कि एक प्रोएक्टिव तरीके से लड़ाई लड़ने के बाद छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाया था। 15 वर्षों तक हमने वहां शासन किया। एंटी इनकम्बेंसी के कारण आज लगता है इस प्रकार के नतीजे आए हैं। हम आगे का भी नतीजा जो है देखने के पश्चात इंट्रोस्पेक्शन करेंगे।
अप्रैल मई जून में लोकसभा के चुनाव हैं। आपको नहीं लगता ठीक उन चुनावों से पहले इन 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन ब्रांड राहुल को स्टैब्लिश करेगा बीजेपी के खिलाफ या ब्रांड मोदी के खिलाफ? देखिए, हर चुनाव अपना एक चैलेंज होता है, हर चुनाव अपना एक चुनौती लेकर आता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2018 के इन 3 राज्यों के चुनाव और 2019 के लोकसभा के चुनावों को भिन्न भिन्न करके देखने की आवश्यकता है। इन 2018 के इन 3 राज्यों के चुनाव में 15 वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी का भी विषय था एक। दूसरा है, इन्हीं राज्यों में जब सर्वे हुआ था और तमाम चैनलों ने, आपके चैनल ने भी सर्वे किया था, तमाम चैनलों ने सर्वे के माध्यम से एक चीज दिखाया था कि जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में लोगों से पूछा गया तो वहां लोगों ने स्पष्टता के साथ कहा हम 19 में, जहां तक लोकसभा का सवाल है, लोकसभा में एक अलग तरीके से वोट करेंगे, हमें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ही 19 में चाहिए। तो ये तो इसमें किसी प्रकार का दो मत नहीं है कि जब 19 का चुनाव होगा लोग नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में लेकर आएंगे। और अभी 4-5 महीने और शेष है। कहावत तो होती है, देखिए अभी तो 4-5 घंटे में ये नतीजे भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। तो अभी तो 4-5 महीने शेष है 19 में क्या होने वाला है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द लिप एंड द कप। मैं मानता हूं कि अभी स्पेस बाकी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब राहुल गांधी के लिए महागठबंधन बनाना आसान हो जाएगा? देखिए जहां तक राहुल गांधी जी का महागठबंधन बनाने का सवाल है, ये तो उनका विषय है। उनके लिए आसान होगा या उनके लिए दुष्कर होगा, क्योंकि एग्जिट पोल में तो आपने राहुल गांधी जी को बढ़त दिखाया ही था कि कांग्रेस पार्टी की बढ़त रहेगी। उसके बावजूद कल जब महागठबंधन की बैठक हुई है उसमें जहां तक मैं जानता हूं ना तो समाजवादी पार्टी आई और न ही बसपा आई। तो अगर आसान होता तो कल समाजवादी पार्टी और बसपा जरूर आते, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे तो आप सबने टेलीविजन चैनल में दिखाए ही थे। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी का बार्गेनिंग पावर इससे बढ़ जाएगा अगर वो कोई नया गठबंधन बनाते हैं तो? देखिए, जहां तक बार्गेनिंग पावर का सवाल है, ये देश की जनता इससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं हो सकती है। तीनों राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी के कारण देश की जनता ने एक तरह से वहां वोट किया है। जहां तक 2019 का सवाल है, देश बार्गेन करेगी कंफ्यूजन और क्लैरिटी के बीच में। महागठबंधन अगर कुछ लेकर अपने साथ आएगी, अगर वो कुछ थ्रो करेगी रिंग में, तो वो कंफ्यूजन ही है। क्योंकि ये जितने सारे पार्टी इकट्ठे होने की बात कर रही है, उनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी को हटाना है। और जैसे मोदी जी ने कहा हमें देश को बचाना है, तो कंफ्यूजन और क्लैरिटी में, स्थिरता और अस्थिरता में देश की जनता हमेशा ही स्थिरता को चुनेगी, अस्थिरता को नहीं। मोदी और देवेगौड़ा, क्योंकि देवेगौड़ा जी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं, मैं एक दिखाना चाहता हूं कि अगर कंफ्यूजन की परिस्थिति रहती है तो किस प्रकार से मजबूरी में जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनता है वो देवेगौड़ा जैसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत कोई खिलाफ नहीं है, मतलब कहने का तात्पर्य है एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, नॉन डिटरमाइंड प्राइम मिनिस्टर। लोग हमेशा डिटरमाइंड प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं चाहता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कांग्रेस ईवीएम के बारे में क्या कहेगी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपको क्या लगता है, क्या बयान आना चाहिए कांग्रेस का ईवीएम के बारे में कि ईवीएम पास हो गई? वो ईवीएम पास हो गई नहीं होगी, उसके लिए वो बंद कमरे में बैठक कर रहे होंगे। मगर मैं अभी देख रहा था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ट्वीट किया हुआ है कि अगर मध्य प्रदेश में हम स्वीप कर, अगर ईवीएम ठीक होता तो मध्य प्रदेश में हम स्वीप कर लेते। तो ऑलरेडी ईवीएम के ऊपर ठीकरा ठोकने का काम शुरू हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से टीआरएस के सामने कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था, उसने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। तो क्या ये राहुल गांधी के लिए शुभ संकेत नहीं है? क्योंकि टीआरएस लगभग 90 से ज्यादा सीट लाती हुई दिख रही है तेलंगाना के अंदर 119 में से। देखिए, स्वाभाविक रूप से जब तक केसीआर है, केसीआर के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी तेलंगाना के अंदर एक भाव है, क्योंकि वो एक मदर फिगर है। उन्होंने स्टेट को बनाया था अपने संघर्ष के कारण, इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्टेट को तोड़ने का काम किया था और उसको बिना प्रिपरेशन के तोड़ने का काम किया था, तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक रोष भी है। इसमें अगर सबसे बड़ी हानि किसी की हुई है तो मेरा मानना है चंद्रबाबू नायडू जी की हुई है, क्योंकि जिस साइकिल से राहुल गांधी जी को कभी अखिलेश जी ने उतार दिया था, उसी साइकिल पे पुनः सवार होकर चंद्रबाबू नायडू गए थे साउथ के किला को फतह करने के लिए। इसमें कांग्रेस का तो नुकसान हुआ है, वो तो स्वाभाविक था, मगर उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो चंद्रबाबू नायडू का हुआ है। और इसका फलसफा केवल तेलंगाना या आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नहीं होगा, इसका फलसफा, इसका लेसन रहेगा महागठबंधन में। क्या राहुल गांधी अभी भी स्वीकार्य होंगे या नहीं होंगे? एक आखिरी सवाल समित पात्रा जी, ये राहुल का कमबैक है या स्थानीय सरकारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा?
देखिए, मुझे लगता है ये स्थानीय सरकारों में जो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा रहा होगा उस विषय को लेकर लोगों ने वोट किया, मगर फिर भी जिस जुझारूपन के साथ, जिस सुचारूपन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने वहां चुनाव लड़ा, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। उसी का नतीजा है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि इतने वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी के पश्चात भी बिना हैंडसअप किए जमीन पर चुनाव लड़ा जाता है, और दोपहर के 12 बजने के पश्चात भी चुनाव के नतीजे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं एक कमिटमेंट के साथ चुनाव लड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संबित। उम्मीद करता हूं कि रात में भी आप हमसे थोड़े वक्त के लिए जुड़ेंगे। राजेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि संबित की बात से आप एग्री करते हैं कि तेलंगाना का लेसन ये है कि महागठबंधन ठीक से चलने वाला नहीं है? उन्होंने कहा अस्थिरता के पक्ष में ना जाइए, स्थिरता के पक्ष में जाइए। मैं आपको कहूंगा आप पात्रा जी के पक्ष में मत जाइए, महापात्रा का बात सुनिए। तो आप बताइए महापात्रा जी क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे ख्याल से ये जो महागठबंधन की बात है, ये तेलंगाना में आप अभी तेलंगाना का रिजल्ट देख के कहेंगे कि ये महागठबंधन को झटका पहुंचेगा। तेलंगाना में 3 चीजें हुए हैं। पहला, मैसेजिंग बहुत गलत हुआ है और उस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरे, पुअर इलेक्शन मैनेजमेंट हुए, कैंडिडेट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ये लोग गड़बड़ गए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहां सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस का पूरा नाकामयाब रही है। सोशल इंजीनियरिंग ये कहता है कि वहां पर जब पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस जो मुहिम छेड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट करने की, दलित वोट्स को कंसोलिडेट करने की बड़ी प्रयास कर रही है। तेलंगाना में ये दोनों की वोट बेस जो है वहां पे कांग्रेस, दलितों में तो रहा है इसका, लेकिन मुस्लिम वोट्स जो है हम देख रहे हैं पूरा को पूरा एमआईएम के पीछे और एमआईएम के तहत टीआरएस के पीछे कंसोलिडेट होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो ये बड़ा कंसर्न की मामला है, क्योंकि 2019 में हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मुस्लिम वोट्स जो है वो ये देखेंगे कि उनके लोकली कौन बेस्ट बेट है और वो उसके साथ जाएंगे। देखिए, फिर से आंकड़ा बदल गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में अब बीजेपी 107 पे आ गई है। कांग्रेस जो बहुमत क्रॉस कर चुकी थी वो 110 पर आ गई है, 116 पर नहीं है। 6 सीटें कम हो गई है और अदर्स 13 पर आ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो आप हार चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, टिमटिमाती हुई। क्या लगता है आपको, ये टिमटिमाती हुई उम्मीद आपके लिए कोई आशा की किरण में बदलेगी? अभी देखिए, मध्य प्रदेश में कम से कम 5 चक्र के मतगणना बाकी है और मध्य प्रदेश में मुझे पूरा विश्वास है कि हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और राजस्थान में भी लगातार जो है हम उनको नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ निश्चित तौर पर हम अप्रत्याशित रूप से आ रहे हैं और वो जो है आत्मावलोकन का विषय है। आत्मावलोकन का विषय, आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई? संगठन से चूक हुई या टिकट के कैंडिडेट में जो है वो सिलेक्शन कमेटी से चूक हुई? कि जब तक अंतिम परिणाम ना आ जाए और जब तक उसका विशद विश्लेषण ना हो, किसी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन इस निष्कर्ष पर तो पहुंचा जा सकता है कि ब्रांड राहुल मजबूत हुआ है। अब इसको कम से कम राहुल गांधी के समर्थक उसको कह सकते हैं, लेकिन लगातार पराजयों के बाद बीच में एक आध बार कभी किसी को जीत गए तो रेगिस्तान में नकलिस्तान जैसा है। रेगिस्तान में नकलिस्तान में समझा नहीं। जैसे रेगिस्तान में लगातार पराजय उनकी हो रही थी, उसमें एकाध विजय हो गई है, तो उसको रेगिस्तान में नकलिस्तान कहा जाएगा। प्रेम जी, मैं मनीष अवस्थी बोल रहा हूं, लेकिन 3 राज्यों में आसार और संकेत और संदेश साफ है कि कांग्रेस बेहतर कर रही है। नहीं, लेकिन एक अन्य भी आप देखिए कि मिजोरम कांग्रेस के यहां से चली गई, यानी जो ईसाई बहुल जहां पर जो है चर्च ही सारे आदेश देती, वहां पर कांग्रेस बुरी तरह हार गई। और तेलंगाना में जो है जहां से महागठबंधन के संयोजक के साथ इनका गठबंधन था चंद्रबाबू नायडू के साथ, वहां उनकी दारुण पराभव हुई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनका नेक टू नेक फाइट है, राजस्थान नेक टू नेक फाइट है, सिर्फ छत्तीसगढ़ जो है वहां से उनको सांत्वना मिलती है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपको नहीं लगता कि ये पूरी परिस्थितियां देखने के बाद 2019 से ठीक पहले आप सेमीफाइनल हार चुके हैं?
देखिए सेमीफाइनल तो हर जो चुनाव है अपने आप में फाइनल हुआ करता है। आपको ध्यान होगा जिस दिन एग्जिट पोल में हम लोग बैठे थे तभी मैंने आपको एक बात कही थी, फिर उसी बात को मैं रिपीट करता हूं। आपको ध्यान होगा 1998 में तब संयुक्त मध्य प्रदेश था, हम दोनों राज्य हार गए थे, मध्य प्रदेश राजस्थान, लेकिन 99 का लोकसभा जीते। 2003 में हम तीनों राज्य जीत गए, 2004 का लोकसभा हार गए। 2008 में हम 2 राज्य जीते, लेकिन 2009 में लोकसभा हार गए। 2013 में हम तीनों जीते। 2014 हमको हमारे समर्थन में जबरदस्त लहर चली, लेकिन हमेशा जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परिणाम में अंतर देखें कि सिर्फ 0.75% का अंतर था छत्तीसगढ़ में मत में, और 10% का अंतर हो गया लोकसभा में। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी विधानसभा में हमको मिले मत और लोकसभा में हमको मिले मत। 2013-14 में बहुत व्यापक अंतर था, उसी प्रकार का अंतर आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। मतलब आप हार के जीतना चाहते हैं? देखिए भारतीय जनसंघ के जमाने से हम लोगों ने तमाम पराजयों को पचाया है और उसको जो है विजय में परिवर्तित किया है। जिन लोगों को जो है विरासत में विजय मिली थी उनको पराजय से विजय में परिवर्तित करने की कला में बहुत समय लगता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना है कि नहीं है? नहीं, हमने तो बताया ना, भारतीय जनसंघ के जमाने से हमने तो बहुत पराजयों को पचाया है और पराजयों को विजय में परिवर्तित करने की कला में पारंगत हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी हमसे जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के नतीजे क्लियर हो जाएंगे तो मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश अभी भी लटका हुआ है, 230 में से 230 के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी 106 पर है, कांग्रेस 111 पर है, अदर्स 13 पर। निमिष, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को सुन रहा था, हमारे इंडिया न्यूज पर वो बता रहे थे कि उन्होंने माना, स्वीकारा है कि हाँ, हमसे उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई, और ये भी कहा कि सरकार के चलते संगठन की उपेक्षा हुई। हाँ, 2 चीजें कही। हाँ, और देखिए वही हुआ कि आपकी सरकार में जो आपका विधायक होता है वो असल में लोगों से के बीच काम करता है, संवाद सूत्र का होता है, और वहां पर ये कंट्रोल नहीं कर पाए। उसके कारण संगठन में जो आप कह रहे हैं कि संगठन की अपेक्षा की बात करें कि उपेक्षा हुई है, संगठन की कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। उसका कारण ये था जो हम बार बार कह रहे हैं कि स्थानीय विधायकों को लेकर कार्यकर्ता और जनता नाराज थी। वो बीजेपी, मोदी या शिवराज के खिलाफ नहीं थी, लेकिन वो विधायकों को नहीं चाह रही थी। ये एक बड़ी चीज हुई, ये एक बड़ी चीज हुई। लेकिन आपको लगता है अभी भी बाजी पलट सकती है मध्य प्रदेश में, बीजेपी के पक्ष में आ सकती है? क्योंकि कुछ राउंड की गिनती अभी और बाकी है, क्योंकि 111 और 106 में सिर्फ 5 सीटों का अंतर है। बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतने चुनाव जब हम और आप देख रहे हैं तो हमने एक बात ये देखी है कि यहाँ जब मतगणना होती है, ईवीएम से या उससे पहले बैलेट बॉक्स हुआ करते थे, तो कई बार ये होता है कि वो किस इलाके से खुल रहे हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि जो पहले कुछ दौर की होती है उसमें कांग्रेस बहुल, जहां पर कांग्रेस का अपना एक परंपरागत वोट बैंक होता है, वहां से कभी आखिरी में मतगणना के उसमें जो भी पार्टी, यदि बीजेपी के जो मत थे उनकी ईवीएम उस समय सामने आती है तो एक हम चेंज देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज है। 106, 111 में आप अभी नहीं कह सकते कि कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी हार रही है। हमें आखिरी तक रुकना चाहिए क्योंकि ये बहुत क्लोज फाइट है, और क्योंकि वार्ड वाइज होता है तो कई ऐसे वार्ड होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पूरी की पूरी तरह से एक पार्टी को वोट देते हैं। आपको क्या लगता है राजेश, क्या बदल सकता है मध्य प्रदेश का सिनेरियो? एक दीपक जो सामने क्लियर नहीं आ रहा है, ये जो 13 आदर्श दिखा रहे हैं आप, क्योंकि विजयवर्गीय जी ने एक चीज कहा कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। क्या ये 13 में कुछ बीजेपी के रिवेल्स भी हैं? ये हमें देखना पड़ेगा। और मैं निमिष से सहमत हूं कि ये बहुत मुश्किल है अभी कहना, क्योंकि बार बार मुझे वही याद आ रहा है पिछले बार गुजरात इलेक्शन के जो अंत तक 100, 102, 98 इसी पर था। तो अभी हमें थोड़े देर रुक जाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से, जानकारी के हिसाब से लगभग सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9 से 10 राउंड के काउंटिंग हो चुके हैं, हाफ वे मार्क क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे 7-8 राउंड और जाने बाकी हैं, तो बहुत कुछ अदल बदल हो सकता है। और ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप जो देख रहे हैं, बहुत कम ही कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे है जहां पे क्लियर रूप में लीड जा रही है, और सब जगह 400, 500, 1000, और ये किसी भी तरह पसा पलट सकता है। रेणु, आप देखिए राजस्थान का फिगर देखिए, अब कांग्रेस
98 पर आ गई है। राजस्थान के लिए तो मैं बोल सकता हूं आपको, ये सुई जाके लटकेगी कांग्रेस के लिए 104 से 105 तक। रेणु, हाँ, क्योंकि देखिए अदर्स का और फिगर पर बढ़ आप गया तो है। कह रही थी कि कांग्रेस ने गलती करी, कांग्रेस तो 150 पहुंच जाती। कांग्रेस ने गलती करी, ये सब बीजेपी का कमाल नहीं है, ये सब कांग्रेस का कमाल है। जो ये रिजल्ट आप देख रहे हैं 98 का, ऐसी मैच फिक्सिंग बाकी जगहों पर भी हो जाती। हाँ, कांग्रेस तो देखिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने में एक्सपर्ट है। वो जो आज तो मत कहिए, आज पहली बार तो राहुल गांधी के घर पे लड्डू आएंगे। नहीं, लड्डू आएंगे, बहुत उनको मुबारक हो वो लड्डू। पर मैं कह रही हूं कि अगर आप मैनेजमेंट नहीं करोगे, सीनियर लीडर्स को कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आप देखोगे नहीं कि किस दिशा में पार्टी जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप नहीं करोगे, तो यही होगा कि आप बीच मझधार में लटक जाओगे। अभी देखिए मेजोरिटी मार्क नहीं क्रॉस कर पा रही है राजस्थान में, जहां इतनी ज्यादा उम्मीद थी कांग्रेस को कि 150-160 सीट आएगी। ये मैं बात बार बार बहुत ही बड़ी चिंता की विषय है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न कि इन्होंने कैसी टिकट बांटी है। फर्राटा रेस होती है ना 100 मीटर वाली, जिसको सबसे तेज जो जीतता है उसको कहते हैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है। ये जो आखिरी के 3 हफ्ते में आरएसएस ने संगठन को, बीजेपी के संगठन को मोबिलाइज किया और आखिरी के 3 हफ्तों में जो मेहनत करी वो उसका थोड़ा सा ये 77 वाली मार्क हो रहा है। नहीं तो आरएसएस का अपना जो वो था और बीजेपी की जो इंटरनल वो थी वो 40 और 50 के 55 के बीच में असल में आ रहा था। उसके बाद ही वो बहुत तेजी से उन्हें लगा कि कुछ करना होगा और वो डैमेज कंट्रोल वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो 21 दिन, वो 3 हफ्ते, तो वो डैमेज कंट्रोल मध्य प्रदेश में कर लेते ना, 3-4 सीटों से सरकार बन जाती। रमेश, आप हम राजस्थान की तो बात कर रहे हैं कि आरएसएस ने डैमेज कंट्रोल कर दिया, तो मध्य प्रदेश क्यों हार गई है बताइए ना। मध्य प्रदेश क्यों हार गया? मजबूत है आरएसएस। नहीं, देखिए दीपक जी, जहां सबसे मजबूत है आरएसएस। नहीं, बिल्कुल आरएसएस वहां पर मजबूत है। मैं और अब मालवा जो प्रांत है, मालवा निमाड़, वो तो आरएसएस का गढ़ कहा जाता है। 1 महीने बिताकर आया, वहां यही देखा, जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी उस बात को पुष्टि की है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनके खिलाफ कार्यकर्ता थे और जिनके खिलाफ लोगों में रोष था, और उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। सीधे चलते हैं भोपाल दीप्ति के पास। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। दीप्ति, क्या लगता है, क्या शिवराज सिंह चौहान के पास अभी भी संकेत आ रहे हैं कि वो 116 तक जा सकते हैं या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकते हैं? जी बिल्कुल दीपक, सच तो यह है कि जो मध्य प्रदेश बीजेपी अभी भी आस लगाए बैठी है कि कहीं ना कहीं वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन कमीशन से लगातार जो अपडेट आ रहे हैं वो हम लोग चैनलों पे दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना कंट्रोल रूम बना रखा है, जिसके हिसाब से बीजेपी अभी भी इस दावे पर है कि कहीं ना कहीं वो बहुमत के मैजिक फिगर तक पहुंच जाएगी। और इसके अलावा जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि अगर बहुमत के मैजिक फिगर को बीजेपी ने नहीं पार किया तो किस तरह से सपा से, बसपा से या निर्दलीयों से बात की जा सकती है, क्योंकि जो भी नतीजे आ रहे हैं दीपक वो बहुत ही अप्रत्याशित है। जहां जिससे जीत की उम्मीद लगाई जा रही थी बीजेपी से या कांग्रेस से, नतीजे लगभग उसके उलट आ रहे हैं। और जिस तरह से टाइप चल रहा है लगातार दोनों पार्टियों के बीच में, तो बीजेपी कम से कम अभी हार मानने की स्थिति में नहीं है। और बीजेपी ना हार मान रही है, ना वो ये कह रही है कि उसकी सीटें कम हो रही है। बीजेपी अभी भी उम्मीद लगाई बैठी है कि कहीं ना कहीं वो 116 या 120 के आंकड़े तक जरूर पहुंचेगी। दीपक, कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है इस वक्त? कांग्रेस में जश्न की तैयारियां तो थी, लेकिन अभी जश्न नहीं मनाया गया है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता बैठकर जो है नतीजे देख रहे हैं, वो अपने कंट्रोल रूम से नजर रखे हैं। हालांकि कांग्रेस बहुमत के रुझानों में बहुमत के आंकड़े को कई बार छू चुकी है, लेकिन उसके बाद वो आंकड़े कम होकर अदर्स में या बीएसपी के खाते में जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस बात से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस के नेता शोभा ओझा वगैरह सभी ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस भी 140 सीटों पर सरकार बना रही है। अभी कुछ देर पहले तक कांग्रेस के नेताओं का भी ये दावा है। हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल फिलहाल इस बात का दावा फिर से नहीं किया है, न ही बीजेपी के किसी बड़े नेता ने किया है। लेकिन जैसे स्थितियां हैं कि न बीजेपी हार मानने को तैयार है, न कांग्रेस ये कहने को तैयार है कि हम सरकार नहीं बना रहे, तो कुल मिलाकर रुझानों में कभी कोई पार्टी बहुमत को छू रही है, कभी कोई पार्टी छू रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक बच चुकी है, अभी तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है दीपक। इसलिए दोनों ही दल अपने अपने दावे पर जो है मजबूत है कि हम दोनों ही सरकार बना रहे हैं, दोनों ही सरकार का दावा कर रहे हैं। चलिए दीप्ति, आप नजर बना रखिए, हम फिर आएंगे। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं नलिन कोहली, बीजेपी नेता। नलिन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये प्रत्याशित था या